उत्तर प्रदेश देश का ऐसा प्रदेश जो अपनी आबादी के लिहाज से, अपने क्षेत्रफल के लिहाज से ज्यादा अहमियत रखता है और उससे ज्यादा बड़ी अहमियत अपनी सियासत के लिहाज से रखता है। उत्तर प्रदेश जिसमें आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। उत्तर प्रदेश जहां बीजेपी की तरफ से जो मुख्यमंत्री हैं वो बीजेपी ही नहीं, पूरे देश की राजनीति के लिहाज से अपना एक भविष्य देख रहे हैं। लेकिन बीते दिनों उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो हलचल हुई, जो बदलाव आए हैं, उसमें यह तय हो गया कि बीजेपी की तरफ से अगला चेहरा नरेंद्र मोदी के बाद कौन होगा, यह भी स्पष्ट नहीं है। अब अगले कुछ निर्णय, कुछ चुनाव, कुछ गतिविधियां ऐसी हैं उत्तर प्रदेश में जो ये तय करेंगी कि उत्तर प्रदेश का भविष्य आगे क्या होने वाला है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भविष्य आगे किस दिशा में आगे बढ़ेगा और उत्तर प्रदेश में बीजेपी के सामने पीडीए, जो समाजवादी पीडीए है, वो कितनी बड़ी चुनौती पेश कर पाएगा। आज की वीडियो में कुछ घटनाओं के लिहाज से इसका विश्लेषण करेंगे। सबसे पहले इस बात की तरफ तस्दीक करते हैं कि उत्तर प्रदेश में बिजली कर्मचारियों ने हड़ताल की घोषणा की है। किस बात के लिए हड़ताल की है? क्योंकि बिजली विभाग के कर्मचारी इस बात से नाराज हैं कि बिजली विभाग को निजीकरण की दिशा में ढकेल करके उनकी नौकरी, उनके सोशल सिक्योरिटी और उनके तमाम तरह के अधिकारों को सीमित करने की कोशिश यूपी की बीजेपी सरकार कर रही है। उन्होंने ऐलान किया कि हम हड़ताल पर जाएंगे। फिर सरकार की तरफ से यह आदेश आया कि अगर आपने हड़ताल में कोई भी ऐसी चीज की जिससे सरकारी क्षति होती है, सरकारी सामान का नुकसान होता है, या कोई ऐसी चीज होती है जिससे बिजली व्यवस्था पर प्रभाव पड़ता है, तो सख्त कार्रवाई होगी। यानी एक विभाग जो सरकारी है वो प्राइवेट हाथों में बेचा जा रहा है और इस बात से नाराज है वहां के कर्मचारी। और इस नाराजगी के चलते जब वो इसका विरोध कर रहे हैं, वो विरोध भी नहीं कर पाए। और इस विरोध का नुकसान ये हो कि हो सकता है कि उनमें से बहुत सारे कर्मचारी जो संविदा पर रखे गए हैं उनको नौकरी से हटा भी दिया जाए। सरकार है। बीते दिनों आपको याद होगा कि जब कुछ सरकारी अमलों में प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा था, उनको निजीकरण किया करके कुछ चीजों को बेचा जा रहा था, उस वक्त भी उत्तर प्रदेश में सरकारी फरमान जारी किया गया था कि अगले 6 महीने तक कोई भी सरकारी कर्मचारी अगर हड़ताल पर गया तो उसकी नौकरी खत्म कर दी जाएगी। यानी उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारी अगर आप हैं तो आप हड़ताल नहीं कर सकते, आप लोकतांत्रिक हक अपना नहीं सकते। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार कहीं से भी नहीं चाहती कि उसकी छवि, उसका कोई भी ऐसा काम उनके पूरे इमेज के खिलाफ जाए। क्योंकि अगले 2 साल, क्योंकि 2025 चल रहा है, आधा साल बीत गया है, 2026 का पूरा साल पंचायती चुनाव और 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों में बीतेगा। यानी अब उत्तर प्रदेश में चुनाव ही चुनाव है। 2025 में बिहार में चुनाव होने वाला है। बिहार चुनाव में बीजेपी की कोशिश यह है कि वो नीतीश कुमार को पूरी तरह से साइडलाइन करके अपना मुख्यमंत्री बनाकर अटल बिहारी वाजपेयी के सपनों को पूरा करे और बिहार एक ऐसा राज्य जहां अब तक बीजेपी का अपना कोई मुख्यमंत्री नहीं हुआ है, वहां अपना मुख्यमंत्री बना करके कामयाब हो जाए। वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव, कांग्रेस पार्टी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माले, मार्क्सवादी लेनिनवादी, उन सब के गठबंधन की तरफ से अभी कोशिश की जा रही है कि जाति जनगणना से लेकर के निजीकरण के सवाल पर, शिक्षा, रोजगार और नौकरी के सवाल पर, सामाजिक न्याय के सवाल पर, संविधान के सवाल पर बिहार चुनाव को बीजेपी के हाथ में जाने से बचाया जाए। इसलिए बीजेपी की कोशिश है कि बिहार चुनाव केंद्रीय मुद्दों पर हो। धर्म खतरे में है, राष्ट्र खतरे में है, पाकिस्तान को मिटाने के लिए, ऑपरेशन सिंदूर के लिए अब बिहार में भी बीजेपी का मुख्यमंत्री होना चाहिए। इस नैरेटिव के इर्द गिर्द बीजेपी बिहार का चुनाव बनाएगी। और उत्तर प्रदेश की राजनीति में तो जो चेहरा है बीजेपी की तरफ से, वो खुद ही चेहरा ऐसे हैं जो कोई लोकल इशू पर बात ही नहीं करते, माफियाओं को मिट्टी में मिला दिया। और उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की स्थिति ऐसी है कि कोई दिन ऐसा नहीं बीतता जिस दिन हत्या, बलात्कार, चोरी, डकैती से लेकर के संगीन मामलों में बढ़ोतरी ना आए। समाजवादी पार्टी अपने ट्विटर हैंडल पर रोजाना
एक दिन का यूपी का अपराधनामा साझा करती है। मैं आपसे चाहूंगा कि आप समाजवादी पार्टी को पसंद करें या न करें, वो एक अलग बात है, लेकिन आप पिछले एक महीने का अपराधनामा का श्रृंखला उठा लीजिए। अखबारों की कटिंग से देख करके आप उस वीडियो को पहचान कर ये देख लेंगे कि उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या है। किसान कितने बदहाल हैं, मजदूर कितने तबाह हैं, दलितों पिछड़ों पर कितने तरह के अन्याय अत्याचार हो रहे हैं, महिलाओं पर अपराध में कैसे उत्तर प्रदेश अव्वल होता जा रहा है। वही उत्तर प्रदेश अब किस दिशा में आगे बढ़ रहा है, इसको यहां से समझिए। उत्तर प्रदेश के पास अभी तक अपना परमानेंट डीजीपी नहीं है, और प्रशांत कुमार जो योगी आदित्यनाथ के सबसे चहेते अधिकारी थे, उनका कार्यकाल इसी जून में पूरा होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का समीकरण ऐसा है कि वो दिल्ली की राजधानी में बैठे मोदी और अमित शाह की जोड़ी से टकराव की दिशा में कभी कभी नजर आता है। इसलिए कई बार आपने देखा होगा कि गुजरात से एक अधिकारी को नौकरी छुड़वा करके लखनऊ भेजा गया था, वो चक्कर काटते रह गए, लेकिन उनको वो पद नहीं मिला जो दिल्ली ने सपना देख करके लखनऊ भेजा था। योगी आदित्यनाथ ने उन्हें वो पद ही नहीं दिया। उसका नतीजा ये हुआ कि कई ऐसी जरूरी फाइलें जो लखनऊ से दिल्ली गईं, उस पर मूक दस्तखत के लिए उन फाइलों पर दस्तखत नहीं हुए। फिर डीजीपी जो दिल्ली कहता था वो ये नहीं बनाते थे। दोनों में ऐसी खींचतान होती रही, जिसका परिणाम ये देखने को मिला कि आम चुनाव 2024 में उत्तर प्रदेश में बीजेपी 43 सीटों पर हार जाती है। 80 में से 43 सीटों पर हारने की वजह से बीजेपी आज दो बैसाखियों पर खड़ी है, एक तरफ नीतीश कुमार और एक तरफ चंद्रबाबू नायडू। अभी हाल ही में मुख्यमंत्रियों की बैठक हुई। उस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बदले हुए रूप में अपने को जाहिर किया। देश भर के मुख्यमंत्री उनकी बैठक में उनके साथ बैठे हुए थे। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आदिवासी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ गलबहियां करके चलते हुए नजर आए। वही हेमंत सोरेन जिनको जेल में डालने का काम दिल्ली के इशारे पर हुआ था, और उसके बाद भगवंत मान से मिलते नजर आ रहे हैं, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ए.के. स्टालिन से मिलते नजर आ रहे हैं, और उसके बाद तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेड्डी से मिलते आ रहे हैं। और बाद में जो बयान प्रधानमंत्री की तरफ से सबके सामने आया कि उन्हें एक टीम इंडिया बनाने की जरूरत है, इसका मतलब कहीं ऐसा तो नहीं कि गर्म खून की बजाय जब गर्म सिंदूर बह रहा हो तो प्रधानमंत्री कहीं वैश्विक स्तर पर बाहर कमजोर दिख रहे हो। डोनाल्ड ट्रंप जब होता है तब ये बोल देता है कि मैंने युद्ध रुकवाया है, वरना व्यापार रोक देता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से आज तक इसका विरोध नहीं किया गया, इसको खारिज नहीं किया गया। वैश्विक स्तर पर कोई देश ये छवि बन रही है कि भारत के साथ खड़ा नहीं हुआ। और भारत के भीतर क्या हो रहा है कि आरएसएस और बीजेपी के बीच जो खींचतान थी वो कोई खत्म हो गई हो, ऐसा तो नहीं है। पिछले 2.5 साल से ज्यादा हो गए भारतीय जनता पार्टी के पास अपना पूर्णकालिक राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है। कार्यवाहक अध्यक्ष के तौर पर जेपी नड्डा खींचे जा रहे हैं। कभी ऑपरेशन सिंदूर की आड़ में तो कभी किसी आड़ में उस चयन प्रक्रिया को रोक दिया गया था। आपको याद है सदन में एक बार अखिलेश यादव ने इस बात का सवाल पूछ दिया था कि जो पार्टी अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बना पा रही वो क्या करेगी। गृह मंत्री अमित शाह इसका जवाब देते हुए चुटकुला सुना गए कि जाओ अखिलेश जी, आप 25 साल तक अध्यक्ष रहोगे। हमारे यहां तो करोड़ों कार्यकर्ता हैं, उनसे चुना जाता है। क्या आपको पता चला कि कहीं से किसी करोड़ों कार्यकर्ता की कोई चुनावी प्रक्रिया चल रही है? और बीजेपी कितने दिन में चुनावी प्रक्रिया कराएगी? क्या उसके संविधान में ऐसा कुछ नहीं लिखा? क्योंकि असल खेल यह है कि आरएसएस की तरफ से एक अलग तरह का दबाव काम कर रहा है कि भाई गुजरात के लोगों, मोदी और अमित शाह, आप बहुत हो गया, अब सब कुछ आपके नियंत्रण में रहना ठीक नहीं है, अब हमारी भी चलेगी। तो कोई संजय जोशी का नाम याद आ गया तो किसी ने योगी आदित्यनाथ का भी नाम आगे कर दिया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने के लिए ऐसे नामों पर आरएसएस विचार कर रहा है और दिल्ली को उसके दबाव में डाल रहा है। इसी बात से दबाव में आकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले दिनों आरएसएस के मुख्यालय नागपुर भी गए। उसके बाद दिल्ली आकर के आरएसएस प्रमुख से मिलते हैं, आरएसएस की तारीफ करते हैं, खुल के कसीदे पढ़ते हैं। और इसी बात का दबाव आपको देखने को मिलेगा कि योगी आदित्यनाथ पिछले कई दिनों से लगातार आरएसएस की तारीफ कर रहे हैं। और आरएसएस के दबाव में, चूंकि आरएसएस मजबूत हुआ है,
आज की तारीख में क्या आपको पता है कि आरएसएस का दिल्ली वाला हेडक्वार्टर कितने करोड़ में बना है, कितनी बिल्डिंग है, कितना बड़ा उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है। मैं जिस जगह पर दिल्ली में रहता हूं उसके पास एक 2 मंजिला संकल्प एक हॉस्टल बना हुआ था। संकल्प हॉस्टल के बारे में अगर आप न जानते हो तो ये जानिए कि आरएसएस के शाखा में दीक्षित रहने वाले लोग अपने आरएसएस के विद्यार्थियों को आईएएस आईपीएस की कोचिंग पढ़ाने के लिए निःशुल्क हॉस्टल चलाते हैं। जो लोग आरएसएस को इस देश के लिए खतरा मानते हैं, जरा उन लोगों को भी अपने ठहर कर विचार करना चाहिए कि आपने कितने ऐसे हॉस्टल बनाए जितना आरएसएस बना रहा है। वो सरस्वती शिशु मंदिर, कहीं कहीं तो आंकड़ों में मिलता है कि 5-6 लाख है सरस्वती शिशु मंदिर। हजारों संकल्प हॉस्टल बन गए हैं पूरे देश में। फ्री में रहना, फ्री में खाना, फ्री में पढ़ना और फ्री में कोचिंग और तैयारी। फिर पूरे जीवन आरएसएस के मुताबिक आईएएस आईपीएस जो भी अधिकारी बन गए आरएसएस का काम करते रहो। ये संकल्प हॉस्टल जो 2 मंजिला था, मैं पिछले दिनों वहां गया तो देखा 12-14 मंजिला इमारत बन रही है। एबीवीपी के पूरे देश में कार्यालय बन रहे हैं। केवल बीजेपी का कार्यालय नहीं, जेपी नड्डा का वो बयान आपको याद है कि 500-600 जिले हैं देश में और 700-800 कार्यालय बन गए हैं। जितने जिले उससे ज्यादा कार्यालय बन गए और जितने जिले हैं अब हो सकता है हर जिले में एक संकल्प हॉस्टल बन जाए, हर जिले में एक सरस्वती शिशु मंदिर बन जाए, हर जिले में एबीवीपी का कार्यालय बन जाए, क्योंकि इतना अकूत पैसा जुटा लिया गया है। अब वो पैसा किसका है ये ना आपको कभी पता चलेगा ना मुझे पता चलेगा, क्योंकि उसकी कोई जांच ही नहीं होगी। इस पैसे की ताकत से सत्ता की ताकत को आरएसएस चुनौती दे रहा है और ऐसे वक्त में उत्तर प्रदेश उसका सबसे बड़ा केंद्र है। बिहार में भी बीजेपी और आरएसएस उतना मजबूत आज तक नहीं हो पाए, क्योंकि एक तरफ लालू प्रसाद यादव थे तो एक तरफ नीतीश कुमार थे। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक तरफ मुलायम सिंह यादव थे तो एक तरफ मायावती जी थी, लेकिन इन दोनों के सामने एक चुनौती बन करके बीजेपी झंडा गाड़ करके खड़ी हो गई। और बीजेपी का आज की तारीख में गुजरात के बाद सबसे मजबूत राज्य अगर कोई है तो वो उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में एक ऐसा मुख्यमंत्री भी उन्होंने अपनी तरफ से लाकर बिठा दिया जो हाव भाव में, देखने में, बोलने में, भाषा में, संस्कार में कट्टर आरएसएस, कट्टर हिंदुत्व और कट्टर हिंदू राष्ट्र का प्रतीक बन करके एक पोस्टर बॉय बनकर उभरा है। ऐसे वक्त में आपको भूलना नहीं चाहिए कि 2024 के आम चुनाव के पहले भी और 2024 के आम चुनाव के बाद तो और ज्यादा दिल्ली वाले चाहते थे कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को बदल दिया जाए, वो नहीं बदल पाए। ऐसे वक्त में कहा यह जाता है कि उत्तर प्रदेश में नए तरह के समीकरण बन रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के खेल को बिगाड़ने के लिए उनके सहयोगी दल ही पर्याप्त है। पंचायत चुनाव होने जा रहे हैं, परिसीमन शुरू हो रहा है। पंचायत चुनाव में अमूमन एनडीए की तरह से कोई गठबंधन नहीं होता है, लेकिन ऐलान कर दिया अनुप्रिया पटेल ने, ऐलान कर दिया ओम प्रकाश राजभर ने, ऐलान कर दिया संजय निषाद ने कि वो एनडीए के हिस्सा नहीं रहेंगे। अगर वो पंचायत चुनाव में बेहतर करते हैं तो उनकी बार्गेनिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी। और दूसरी तरफ समाजवादी पीडीए खड़ा है। समाजवादी पीडीए अब तक के अपने सबसे बुलंद इतिहास पर खड़ा है। समाजवादी पार्टी के इतिहास में अब तक सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें इस बार आई। अखिलेश यादव अपनी सक्रियता से, अपनी राजनीतिक कुशलता से, अपने प्रबंधन से और पीडीए की राजनीति से नए तरह से एक नई दिशा में समाजवादी पार्टी को खड़ा कर चुके हैं। पिछले दिनों अपनी पार्टी ऑफिस में उन्होंने हर फ्रंटल को काम दे दिया, हर फ्रंटल की मीटिंग की, हर फ्रंटल को चार्ज किया और पूरे इलेक्शन मोड में जा चुके हैं। ऐसे वक्त में उत्तर प्रदेश की राजनीति में कहीं से यह गारंटी नहीं है कि संजय निषाद, ओम प्रकाश राजभर और तमाम नेता जो आज की तारीख में बीजेपी के साथ खड़े हैं, वो सारे नेता आखिरी समय तक बीजेपी के साथ ही खड़े रहेंगे। 2027 के चुनाव में अनुप्रिया पटेल को छोड़ दें तो ओम प्रकाश राजभर से लेकर संजय निषाद तक कोई गारंटी नहीं है कि वो बीजेपी के साथ ही खड़े रहेंगे।
अगर पंचायत चुनाव में वो बेहतर कर गए तो समीकरण बदल जाएगा। वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव अपने पीडीए की रणनीति के तहत पिछड़े, अति पिछड़े, दलित, महादलित और मुसलमानों को साधने के लिए टिकट वितरण से लेकर के उनके मुद्दों पर बोलना, उनके घर पहुंच जाना, हर जगह डेलीगेशन भेजना, किसी भी वंचित शोषित पीडीए समाज के ऊपर अगर अन्याय अत्याचार हो रहा है तो समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन सबसे पहले वहां खड़ा है। और आखिर में उत्तर प्रदेश में क्या बन रहा है? आखिर में उत्तर प्रदेश में वही हो रहा है जो बिजली कर्मचारी त्रस्त हैं, किसान त्रस्त हैं, उसके बाद सरकारी कर्मचारी त्रस्त हैं, शिक्षक भर्ती आई नहीं। और हास्यास्पद तो यह हो गया कि एक ट्वीट आया उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से, सरकारी ट्वीट था, 2 लाख भर्ती, लगभग 2 लाख, 1,95,000 कुछ शिक्षकों की भर्ती एक आध 2 घंटे के लिए आई। और मजाक उड़ने लगा कि एक ही 2 घंटे में 1.5-2 लाख भर्ती आई, परीक्षा हुई, फार्म भरा गया, परीक्षा हो गई, मेरिट बन गई, ज्वाइनिंग हो गई, उसके बाद सैलरी भी उठाने लगे, को केस मुकदमा हो गया, फिर सुनवाई भी हो गई, घंटे 2 घंटे के भीतर ही वो 1.5-2 लाख शिक्षक रिटायर भी हो गए, क्योंकि वो ट्वीट डिलीट कर दिया गया। उत्तर प्रदेश सरकार किस तरह से फेल हो रही है, ये इस बात का सबूत पेश करता है, क्योंकि कानूनी जानकारों के मुताबिक 69,000 शिक्षक भर्ती मामला अभी भी कोर्ट में है और कोर्ट ने कई तरह के दबाव बना रखे हैं। और याद रखिएगा, 69,000 शिक्षक भर्ती मामला उत्तर प्रदेश का कोई भी पीडीए समाज का व्यक्ति भूला नहीं है। अपने अहंकार में, अपने दबाव में उत्तर प्रदेश के नौजवानों को बीजेपी की सरकार ने त्रस्त कर दिया है। कोई वैकेंसी ढंग से नहीं आ रही, छिटपुट वैकेंसी आ रही है। वो नाराजगी युवाओं में एक तरफ है, किसानों में एक तरफ है, नौकरी पेशा लोगों में एक तरफ है, और ये नाराजगी 10 साल में उत्तर प्रदेश में माफियाओं के चरित्र बदल देने के साथ गांव-गांव में पीडीए के सामने अत्याचार में उभर कर आ गई। रामजीलाल सुमन वाले प्रकरण के बाद जब तलवारें लहराई गईं, उसके बाद यह तय हो गया कि उत्तर प्रदेश में कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ लोग वापस वही समय ले आना चाहते हैं जो मायावती जी या मुलायम सिंह यादव जी के संघर्षों के पहले था। ब्रजभूषण शरण सिंह नामक जो एक जमाने में सांसद विधायक हुआ करता था, लेकिन आज की तारीख में कुछ भी नहीं है, और वो जाति जनगणना के खिलाफ बोलता है कि बम फूटेगा और हम कहीं और चले जाएंगे। ये बताता है कि बीजेपी जाति जनगणना के खिलाफ है। ऐसे वक्त में क्या सवर्ण समाज की गोलबंदी जो योगी आदित्यनाथ के तौर पे हुई है, क्योंकि मैंने पिछले दिनों अपनी वीडियो में ये बात बताई थी कि उत्तर प्रदेश के तमाम कुलपतियों के आंकड़े उठाकर देखिए, वो सारे सवर्ण लोग 90-95% पोस्टिंग पर है। अखिलेश यादव ने पिछले दिनों पीडीए समाज के लोग कितने थानों में, कितने जिलों में हैं, वो भी उन्होंने बता दिया। उत्तर प्रदेश के सबसे टॉप मोस्ट 50 अधिकारियों की सूची बनाई है। 50 में अगर 45 अधिकारी सवर्ण न मिल जाएं और उन 45 में 40 केवल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सजाती न मिल जाएं, तो बताइएगा। लेकिन क्या आपने कभी टेलीविजन चैनलों पर या अखबारों में कोई हेडिंग देखी कि उत्तर प्रदेश में चल रहा है जातिवाद का नंगा नाच, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यानी अजय सिंह बिष्ट की जाति के ही भरे हैं सारे अधिकारी, डीएम, एसपी, थानाध्यक्ष, एसएचओ से लेकर के आईजी, डीआईजी, 90% पोस्ट पर योगी आदित्यनाथ की जाति के हैं, और बाकी लोगों को शंटिंग पोस्टिंग मिली हुई है, कहीं पड़े रहो। ये सब कुछ एक अंदर अंदर भूचाल पैदा कर रहा है, और वो भूचाल 2026 के पंचायत चुनाव में भी दिखेगा, और वो भूचाल 2027 के आम चुनाव विधानसभा के जब होंगे उसकी पृष्ठभूमि तैयार करेगा। यानी उत्तर प्रदेश जिसे आरएसएस गुजरात के बाद अपनी सबसे बड़ी प्रयोगशाला बनाने पर तुला है, उत्तर प्रदेश जिसको धार्मिक लिहाज से सबसे संवेदनशील मानकर आरएसएस उर्वर मानता है, उत्तर प्रदेश जिसमें योगी आदित्यनाथ एक बड़ा सपना देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश जिसमें सबसे ज्यादा आरएसएस के लोगों का कब्जा है, उस उत्तर प्रदेश में अगले 2 साल में बहुत कुछ होने वाला है। इन सारे प्रकरणों को जोड़ लीजिए तो उत्तर प्रदेश में जो होगा उसका असर पूरे देश पर पड़ेगा। ऐसे में उत्तर प्रदेश किस करवट बैठेगा, आप अपनी टिप्पणी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लोगों तक शेयर जरूर करिए। मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।
बेल आइकॉन दबाएंगे तो अगले वीडियो की सूचना मिलेगी, और ज्वाइन करेंगे तो हमारे चैनल को हिम्मत मिलेगी, आर्थिक मदद मिलेगी। अगर आप इस वीडियो को ट्विटर यानी एक्स या फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करना मत भूलिए। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।